नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उम्मेद और आपका हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। आज मैं वो खबर लेकर आया हूं जो वाकई आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े इस भीषण महायुद्ध की आग में जब पूरी दुनिया जल रही है, तब क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा था कि सरहदों पर फटने वाले इन बमों का सीधा असर आपकी रसोई में रखे बासमती चावल के डिब्बे पर होने वाला है? ईरान ने अब भारत के सामने गुहार लगाई है, और ये मामला सिर्फ अनाज की बोरियों का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश और भारत की आर्थिक साख का है। खबर की गहराई ये है कि रातों रात भारत के हजारों टन कीमती चावल से लदे जहाज़ों ने समंदर के बीचों बीच अपनी दिशा बदल ली है। वे अब छिपते छिपाते हजारों मील लंबे रास्तों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लाल सागर में होने वाले हमलों ने मौत का साया फैला दिया है। ईरान और सऊदी अरब जैसे भारत के सबसे बड़े खरीदार अब भारतीय व्यापारियों से हाथ खींचने पर मजबूर हो गए हैं और उनके करोड़ों के पेमेंट रुक गए हैं। यह स्थिति भारत के लिए केवल एक व्यापारिक नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा एक ऐसा प्रहार है जो एक बहुआयामी साजिश की ओर इशारा करता है। भारत दुनिया का राइस किंग है, लेकिन इस महायुद्ध की भेंट हमारा ये गौरव चढ़ने वाला है, और असली दांवपेंच की कहानी तो अब शुरू होती है। मिडिल ईस्ट के इस संकट ने भारत के उस सुनहरे व्यापारिक मार्ग को लहूलुहान कर दिया है जिसने दशकों से हमें अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा दी है। जब भी दुनिया के नक्शे पर दो ताकतें टकराती हैं, तो उसकी गूंज सिर्फ बंदूकों तक सीमित नहीं रहती। आज ईरान, जो भारतीय बासमती का सबसे बड़ा मुरीद था, खुद युद्ध की आग में झुलस रहा है, और वहां की बैंकिंग व्यवस्था ठप होने से भारतीय निर्यातकों की रातों की नींद हराम हो गई है। जहाज़ों को अब अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे ईंधन का खर्च और समय दोनों बढ़ गए हैं। यह देरी सिर्फ माल की देरी नहीं है, बल्कि भारतीय व्यापारियों के लिए बर्बादी का संकेत है, क्योंकि शिपिंग कंपनियों ने वॉर रिस्क के नाम पर किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। भारत का चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो रहा है, जिसका सीधा फायदा वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश उठाने की ताक में बैठे हैं, पर सबसे बड़ा झटका तो अगली बात में छुपा है। इस पूरे संकट का सबसे भयावह असर हमारे देश के उन करोड़ों मेहनती किसानों पर पड़ रहा है, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मंडियों में अपनी फसल लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। अगर एक्सपोर्ट धीमा पड़ा तो बाजार में मांग अचानक गिर जाएगी और खरीदार कीमतों को मिट्टी में मिला देंगे। किसान जिसने अपनी फसल को बच्चों की तरह पाला है, आज वो अपनी मेहनत की कीमत के लिए तरस रहा है। दूसरी तरफ भारत की राइस मिलों में स्टॉक का पहाड़ खड़ा हो गया है और नया माल रखने की जगह नहीं बची है। बैंकों का कर्ज और बढ़ता ब्याज व्यापारियों का दम घोंट रहा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें भारत का अन्नदाता और व्यापारी दोनों फंस गए हैं, लेकिन इस साजिश की अगली परत और भी डरावनी है। हूती विद्रोहियों के हमलों और लाल सागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने व्यापारिक रास्तों को युद्ध क्षेत्र बना दिया है। बीमा कंपनियों ने ईरान जाने वाले जहाज़ों का बीमा करने से मना कर दिया है, जिससे भारत के मुंद्रा और नहावा शेवा जैसे बंदरगाहों पर सन्नाटा पसरने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अब ऊंचे शिपिंग रेट्स की वजह से हिचकिचा रहे हैं। भारत सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है, क्योंकि हमें न केवल अपनी आर्थिक साख बचानी है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के रोजगार को भी सुरक्षित रखना है जो इस सफेद सोने के दम पर अपना घर चलाते हैं। क्या भारत इस संकट के बीच कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल पाएगा, या फिर पश्चिम एशिया की ये आग हमारे सबसे बड़े कृषि निर्यात को झुलसा देगी? असली दांवपेंच की कहानी तो अब शुरू होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये संकट सिर्फ समुद्री रास्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये हमारी देश की सीमाओं के भीतर मौजूद अनाज की मंडियों तक पहुंच चुका है। पंजाब और हरियाणा के वो इलाके जो बासमती की खुशबू से महकते थे, आज वहां सन्नाटा और अनिश्चितता का डर पसरा हुआ है। एक्सपोर्टरों ने मंडियों से माल उठाना लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पिछले भुगतान यानी पेमेंट्स ईरान और खाड़ी देशों के बैंकिंग सिस्टम में अटक गए हैं। जब तक पुराने माल का पैसा वापस नहीं आता, ये व्यापारी नया निवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसका सीधा प्रहार उस किसान पर हो रहा है जिसने खाद, बीज और दिन रात की मेहनत लगाकर फसल तैयार की थी। आज उसे अपनी लागत निकालना भी दूभर हो रहा है, क्योंकि घरेलू बाजार में मांग अचानक गिर गई है और खरीदार औने पौने दामों पर सौदे कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति का एक और खतरनाक पहलू ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वियतनाम और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धी देश इस मौके का फायदा उठाकर खाड़ी देशों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि उनके रास्ते सुरक्षित हैं और वे सस्ते दामों पर चावल की सप्लाई कर सकते हैं। ये एक सोची समझी व्यापारिक घेराबंदी है, जिससे भारत के वर्षों पुराने बाजार हिस्से को छीना जा सके। शिपिंग कंपनियों ने वॉर रिस्क सरचार्ज के नाम पर जो लूट मचाई है, उसने भारतीय चावल को वैश्विक बाजार में इतना महंगा कर दिया है कि हमारा बेजोड़ स्वाद भी अब कीमतों के आगे फीका पड़ने लगा है। लेकिन असली दांवपेच की कहानी तो अब शुरू होती है। ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक तरफ हमारा पुराना और भरोसेमंद साथी ईरान है, जो भूखमरी और युद्ध के बीच भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है,
और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का भारी दबाव है जो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारत अगर ईरान को चावल भेजता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और बैंकिंग रुकावटों का सामना करना पड़ता है, और अगर नहीं भेजता है तो हमारा अरबों का व्यापारिक साम्राज्य और करोड़ों किसानों का भविष्य दांव पर लग जाता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें भारत के वाणिज्य और विदेश मंत्रालय को बहुत ही संभल कर कदम रखना होगा, क्योंकि इस साजिश की अगली परत और भी डरावनी है। जैसे जैसे समंदर की लहरों पर बारूद का धुआं गहरा रहा है, भारत के चावल निर्यात की कमर टूटती नजर आ रही है। सबसे बड़ी चुनौती उन जहाज़ों के साथ है जो पहले से ही अरब सागर में अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं। इन जहाज़ों के कप्तान अब पशोपेश में हैं कि वे ईरान के चाबहार या बंदर अब्बास जैसे बंदरगाहों की ओर बढ़ें या फिर वापस भारतीय तटों की ओर लौट आएं। बीमा कंपनियों ने साफ कह दिया है कि अगर किसी हमले में माल का नुकसान हुआ तो वे 1 रुपया भी नहीं देंगी। बिना इंश्योरेंस के करोड़ों का माल समंदर में उतारना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं है। यही वजह है कि भारत के मुंद्रा पोर्ट पर अब चावल के कंटेनरों का अंबार लग गया है और वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। इस संकट का एक और गहरा पहलू ये है कि ईरान और इराक जैसे देशों के साथ जो हमारी रूपी रियाल पेमेंट व्यवस्था थी, वो भी इस युद्ध के शोर में दब गई है। जब किसी देश पर मिसाइलें बरस रही हों तो वहां की सरकार की प्राथमिकता अनाज का भुगतान करना नहीं, बल्कि हथियार खरीदना और अपनी सेना को मजबूत करना होता है। भारतीय व्यापारियों का करोड़ों रुपया वहां के बैंकों में फंस चुका है, जिससे उनकी लिक्विडिटी यानी बाजार में पैसा घुमाने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई है। अगर ये पैसा अगले कुछ हफ्तों में वापस नहीं आया तो भारत की कई बड़ी राइस मिलें और एक्सपोर्ट हाउस खुद को दिवालिया घोषित करने की कगार पर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी वैश्विक कूटनीतिक चाल भी नजर आती है। चीन और वियतनाम जैसे देश इस समय चुपचाप खाड़ी देशों के बाजारों में सेंध लगा रहे हैं। वे यह प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय चावल अब असुरक्षित और महंगा हो चुका है। ये भारत के एग्री एक्सपोर्ट साम्राज्य को ढहाने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है, जिसमें युद्ध को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे चावल की गुणवत्ता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन व्यापार में भरोसे और सप्लाई चेन की निरंतरता सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर एक बार खरीदार ने अपना सप्लायर बदल लिया तो उसे वापस लाना नामुमकिन होगा, पर सबसे बड़ा झटका तो अगली बात में छुपा है। अब समंदर की लहरों से हटकर जरा उन बंद कमरों की हकीकत देखिए जहां भारत की इस आर्थिक घेराबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। दरअसल ये संकट सिर्फ इजराइल और ईरान की मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी भू राजनीतिक चाल छिपी है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और हमारी ये ताकत कई देशों की आंखों में खटकती है। जब भारत के जहाज़ों को लाल सागर का रास्ता छोड़कर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से जाने पर मजबूर किया जाता है, तो ये सिर्फ रास्ता बदलना नहीं है, बल्कि भारत के मुनाफे को पूरी तरह खत्म करने की एक सोची समझी रणनीति है। 15 से 20 दिनों की यह अतिरिक्त देरी भारतीय चावल की ताजगी और उसकी बाजार में पहुंचने की रफ्तार को धीमा कर देती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों का भरोसा डगमगाने लगता है। यही वो समय है जब चीन और वियतनाम जैसे देश अपने सुरक्षित गलियारों का हवाला देकर मिडिल ईस्ट के देशों को लुभा रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर एक बार भारत की सप्लाई चेन टूट गई तो सदियों पुराना ये बाजार उनके कब्जे में आ जाएगा। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के लिए ये स्थिति अब करो या मरो वाली हो गई है, क्योंकि चावल निर्यात से मिलने वाला विदेशी मुद्रा भंडार हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर ये विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई तो देश के व्यापार घाटे पर इसका सीधा असर पड़ेगा और इसका खामियाजा आम आदमी को महंगाई के रूप में भुगतना होगा। सरकार कूटनीतिक स्तर पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC जैसे विकल्पों पर विचार तो कर रही है, लेकिन युद्ध की इस भीषण आग में किसी भी नए रास्ते को रातों रात शुरू करना नामुमकिन जैसा है। ईरान ने भारत से जो गुहार लगाई है वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को इस युद्ध में एक पक्ष बनाने की एक कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। अमेरिका का दबाव है कि ईरान के साथ व्यापार बंद किया जाए, जबकि ईरान भारत का पुराना सामरिक साझीदार है। भारत इस समय एक ऐसी पतली डोरी पर चल रहा है जहां एक भी गलत कदम हमारे कृषि निर्यात के पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर सकता है। मुंद्रा और न्हावा शेवा बंदरगाहों पर खड़े चावल के उन पहाड़ों को देखकर निर्यातकों की रूह कांप रही है, क्योंकि मानसून की आहट के साथ ही इस सफेद सोने के सड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। असली दांवपेच की कहानी तो अब शुरू होती है। इस युद्ध की आग ने अब भारत के उन कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के दरवाजों पर दस्तक दे दी है जहां लाखों टन बासमती चावल का स्टॉक जमा पड़ा है। निर्यातकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि चावल एक ऐसी जीन्स है जिसे अगर सही तापमान और नमी के बीच न रखा जाए तो उसमें कीड़े लगने और गुणवत्ता गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। जब तक जहाज़ों की आवाजाही सामान्य थी तब तक ये माल रोटेशन में रहता था, लेकिन अब महीनों से बंदरगाहों पर खड़े कंटेनरों के भीतर चावल की खुशबू दम तोड़ रही है। ये सिर्फ एक व्यापारिक नुकसान नहीं है, बल्कि भारत के उस ब्रांड इंडिया पर प्रहार है जिसे हमने दशकों की मेहनत से खड़ा किया था।
अगर खाड़ी देशों के ग्राहकों तक पहुंचा हुआ चावल खराब निकलता है तो भारत की साख को जो चोट पहुंचेगी उसकी भरपाई अगले 10 सालों में भी नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर खाड़ी देशों के भीतर भी एक अजीब सा डर का माहौल है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देशों में भारतीय चावल वहां के भोजन का मुख्य हिस्सा है। सप्लाई चेन टूटने का मतलब है वहां खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा होना और कीमतों का आसमान छूना। ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों पर माल उतारने की रफ्तार 70% तक गिर चुकी है, जिसका सीधा मतलब है कि वहां की दुकानों से भारतीय बासमती गायब हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए वहां की सरकारें अब मजबूरी में दूसरे देशों की ओर देख रही हैं। ये भारत के लिए एक रणनीतिक हार जैसी स्थिति है, क्योंकि जो बाजार हमारा एकाधिकार था वहां अब दूसरों के पैर जमने लगे हैं। भारत सरकार इस समय पर्दे के पीछे से इजराइल और अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रही है ताकि कम से कम एक सेफ पैसेज या सुरक्षित गलियारा बनाया जा सके। लेकिन युद्ध के मैदान में जब मिसाइलें दिशाहीन होकर गिरती हैं तो वहां किसी व्यापारिक जहाज की सुरक्षा की गारंटी देना नामुमकिन हो जाता है। 22 मार्च 2026 की आज की ये कड़वी सच्चाई है कि भारतीय निर्यातक अब नए ऑर्डर लेने से पूरी तरह कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने और माल भेजा और वो रास्ते में ही अटक गया तो उनकी पूरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भरोसे की ये दीवार दरक चुकी है, पर सबसे बड़ा झटका तो अगली बात में छुपा है। जैसे जैसे ये संकट गहरा रहा है, अब भारत के उन कूटनीतिक गलियारों में भी खलबली मच गई है जहां से देश की विदेश नीति तय होती है। दरअसल भारत की इस आर्थिक घेराबंदी का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। एक तरफ अमेरिका का सख्त लहजा है जो ईरान पर लगे प्रतिबंधों को और कड़ा करने की फिराक में है, और दूसरी तरफ ईरान की वो गुहार है जिसने भारत को धर्म संकट में डाल दिया है। भारत अगर चावल की सप्लाई जारी रखता है तो उस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की तलवार लटक सकती है, और अगर वो पीछे हटता है तो मिडिल ईस्ट के अपने सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार को खोने का जोखिम है। ये सिर्फ अनाज का व्यापार नहीं, बल्कि भारत की उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की परीक्षा है जिसे हमने वर्षों से संजोया है। शिपिंग कंपनियों ने इस युद्ध को अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बना लिया है। वॉर रिस्क सरचार्ज के नाम पर जो मनमाना किराया वसूला जा रहा है, उसने भारतीय बासमती को मिडिल ईस्ट की दुकानों में विलासिता की वस्तु बना दिया है। आम आदमी की थाली से भारतीय चावल गायब हो रहा है और उसकी जगह अब वियतनामी और थाईलैंड के सस्ते विकल्प ले रहे हैं। ये भारत के उस एग्री एम्पायर को ढहाने की एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय चाल नजर आती है, जहां युद्ध की आड़ में हमारे बाजार पर कब्जा किया जा रहा है। हमारे बंदरगाहों पर खड़े चावल के पहाड़ों की खुशबू अब धीरे धीरे कम हो रही है और निर्यातकों का धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि मानसून की पहली बारिश इन करोड़ों की संपत्ति को मिट्टी में मिला सकती है। पंजाब और हरियाणा के खेतों से लेकर मुंद्रा के बंदरगाहों तक हर जगह बस एक ही सवाल है कि क्या भारत सरकार इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई प्लान बी तैयार कर चुकी है? क्या हम चाबहार बंदरगाह के जरिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल पाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की आंच से दूर हो, या फिर हमें उन पुराने और खतरनाक रास्तों पर ही अपनी किस्मत आजमानी होगी जहां हर मोड़ पर मिसाइलों का पहरा है? भारत के वाणिज्य मंत्रालय के पास समय बहुत कम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार अगर साख गिर गई तो उसे वापस पाने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के सबसे निर्णायक और अंतिम मोड़ पर बात करते हैं, जहां भारत की आर्थिक साख और करोड़ों किसानों का भविष्य एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है जिसका समाधान केवल व्यापारिक समझौतों में नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति के गहरे गलियारों में छिपा है। जो खबरें अंतर्राष्ट्रीय मंडियों से छन कर आ रही हैं, वे साफ इशारा कर रही हैं कि अगर अगले कुछ हफ्तों में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की कोई ठोस सुगबुगाहट नहीं हुई तो भारत का चावल निर्यात एक ऐसे ऐतिहासिक दलदल में फंस जाएगा जिससे उबरने में हमें दशकों लग सकते हैं। असल में ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की मिसाइलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने उस पूरे वैश्विक लॉजिस्टिक नेटवर्क को पंगु बना दिया है जिसके दम पर भारत दुनिया की रसोई कहलाता था। बासमती चावल का जो व्यापार भारत के लिए गौरव का विषय था, आज वही व्यापारिक जहाज समंदर के बीचों बीच किसी लावारिस की तरह खड़े हैं, क्योंकि उन्हें न तो आगे बढ़ने का सुरक्षित रास्ता मिल रहा है और न ही वापस लौटने का कोई ठिकाना। इस पूरी स्थिति का निष्कर्ष यही निकलता है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमने देखा कि कैसे युद्ध की एक चिंगारी हमारे वर्षों पुराने कृषि साम्राज्य को हिला सकती है। भविष्य में इसका असर ये होगा कि भारत को अब केवल एक या दो देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपने बाजार का विस्तार अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में करना होगा। साथ ही हमें अपनी स्वयं की शिपिंग लाइन्स और इंश्योरेंस कंपनियों को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना होगा, ताकि वॉर रिस्क के नाम पर विदेशी कंपनियां हमारी अर्थव्यवस्था को बंधक न बना सकें। यह समय भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को साबित करने का है। सरकार को अब कड़े कदम उठाने होंगे ताकि हमारे अन्नदाता की मेहनत बंदरगाहों पर सड़ने के बजाय दुनिया की थाली तक पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना ईरान और खाड़ी देशों को चावल की सप्लाई जारी रखनी चाहिए,
या फिर हमें अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए पीछे हट जाना चाहिए? क्या हमारा किसान इस वैश्विक राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी जागरूकता ही देश की असली ताकत है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे किसानों और देश की समृद्धि के लिए दुआ करें। जय श्री राम। जय बजरंगबली।